नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पाठ 6 मेरा अहो भाग्य। तो यहाँ पे ये जो पाठ दिया गया है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी। इनका जन्म हुआ था 1906 में और इनकी रचनाएं देख लीजिए तो संदेह, मेरा बचपन, न्याय की रात, मेरा मास्टर साहब, चंद्रकला, पगली, 3 दिन, भय का राजदेव और मानव आदि, ये सभी क्या है? इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, इनका परिचय देख लेते हैं। तो आपने साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। अब पाठ से संबंधित देख लेते हैं। तो क्या है यहाँ पर कि प्रस्तुत पाठ में लेखक ने रविंद्रनाथ ठाकुर जी से हुई भेंट से संबंधित संस्मरण बताया है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे ना तो हमें समझ में आएगा कि जब ये जो लेखक हैं ये रविंद्रनाथ ठाकुर जी से इनकी भेंट हुई थी तब क्या क्या हुआ था, इसके बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया है। तो इसको पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर कि फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन जाना था। वहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। मैं बहुत ही उल्लसित था क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। देखिए यहाँ पर लेखक क्या लिख रहे हैं कि फरवरी 1936 में मुझे कहाँ पर जाना था? शांति निकेतन जाना था। ठीक है, क्यों जाना था? क्योंकि वहाँ पर एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। और फिर यहाँ पर लेखक लिखते हैं कि मैं उसके लिए बहुत ही उल्लसित मतलब आनंदित था। आनंदित मतलब क्या? जैसे हमें कहीं पे जाना होता है तो हमें खुशी होती है ना कि हमें वहाँ पे जाना है। ठीक है, तो ऐसे ही ये बहुत ही आनंदित थे कि मुझे शांति निकेतन जाना है। ठीक है, और ये इतने आनंदित क्यों थे? क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कौन करने वाले थे? गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी करने वाले थे। समझ में आ गया इतना? आगे देखते हैं क्या यहाँ पर। निश्चित दिन कलकत्ता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का यह दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। यह अतिथि भवन अशोक वृक्षों के सघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था। बहुत ही सुंदर और बड़ी और अच्छी इमारत थी। वह जैसा सोचा था वैसा ही पाया। ऊपर की मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। बरामदे में खड़ा होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने ही सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। देखो यहाँ पर लेखक जी क्या लिख रहे हैं कि निश्चित दिन कलकत्ता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। अभी यहाँ पर निश्चित दिन का मतलब क्या? तय किए गए दिन। जैसे आपको अगर कहीं पे जाना होता है तो आप पहले से तय करते हो कि मुझे इतने तारीख को यहाँ पे जाना है। ठीक है, तो ये लोगों ने भी डिसाइड किया था कि किस दिन जाना है। तब तो निश्चित दिन मतलब पहले से तय किया गया। ठीक है, तो उस दिन बहुत सारे लोग कहाँ पर किसके लिए रवाना हुए? शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। ठीक है, और फिर यहाँ पर लेखक आगे क्या लिख रहे हैं कि लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का यह दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। मतलब शांति निकेतन का जो अतिथि भवन था बहुत ही सुंदर था। उसमें जो ये हिंदी वालों का दल था, ठीक है, इनको ठहराया गया। यह अतिथि भवन अशोक वृक्षों के सघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था। फिर यहाँ पर लेखक जी क्या लिख रहे हैं कि यह जो अतिथि भवन था यह अशोक वृक्षों के सघन मतलब क्या? घने घने। ठीक है, घने उपवन के बीचों बीच बनाया गया था। मतलब उसके आसपास ना किसके पेड़ थे? अशोक के पेड़ थे। ठीक है, फिर आगे क्या लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी वह। मतलब वो जो इमारत थी वो बहुत ही सुंदर, अच्छी और बड़ी इमारत थी। ठीक है, जैसा सोचा था वैसा ही पाया। फिर यहाँ पे लेखक जी क्या कह रहे हैं कि मैंने जैसा सोचा था मुझे वो वैसा ही मिला। ठीक है, मतलब मैंने शांति निकेतन के बारे में जो सुना था मुझे मतलब मैंने जैसा सोचा था वैसा ही मैं यहाँ पे देख भी रहा हूँ। ठीक है, ऊपर की मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया। और फिर यहाँ पर लेखक जी लिख रहे हैं कि ऊपर की मंजिल का जो एक कमरा है उसमें हमें ठहराया गया, मतलब उसमें हमें रखा गया। ओके, और कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। और कमरे के बाहर क्या था? विस्तृत मतलब क्या? बड़ा। ठीक है, बरामदा था। अगर बरामदे में खड़ा होकर बाहर देखा जाए तो सामने ही बकुल मतलब क्या? बकुल ना एक पेड़ का नाम है। ठीक है, तो बकुल वृक्ष दिखाई, घने घने जो बकुल वृक्ष होते हैं ना, तो अगर उस कमरे के सामने जो बरामदा था अगर वहाँ से देखा जाए तो आपको सघन मतलब घने बकुल के वृक्ष दिखाई देते थे। चलो आगे देखते हैं।
दूसरे दिन प्रातःकाल ही हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अतः कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे। मैं बहुत निराश हो गया, तथापि हमें जब यह मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने हम लोगों को केवल 15 मिनटों का समय दिया है, जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है, तब हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। हम बेसब्री से उस क्षण का इंतज़ार करने लगे। देखो फिर यहाँ पर लेखक जी क्या लिख रहे हैं कि दूसरे दिन प्रातःकाल ही, प्रातःकाल मतलब सुबह सुबह, ठीक है, दूसरे दिन सुबह ही हमें बताया गया, क्या बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मतलब जो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी हैं उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अतः कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो बीमार थे तो वो कार्यक्रम में कैसे आ सकते हैं, राइट। मैं बहुत निराश हो गया, तथापि हमें जब यह मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने हम लोगों को केवल 15 मिनटों का समय दिया है, जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है। फिर देखो जब उन्हें पता चला कि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो बैठक में नहीं आ पाएंगे, तब ये बहुत ही निराश हो गए। लेकिन तभी उन्हें पता चला कि उनके डॉक्टर ने 15 मिनट का समय दिया है, जिसमें गुरुदेव के दर्शन हो सकते हैं और उनसे संक्षिप्त वार्तालाप, संक्षिप्त मतलब छोटी सी मतलब थोड़ी सी बात हो सकती है, ज़्यादा बड़ी नहीं, ठीक है। तब इनकी खुशी का ठिकाना ना रहा और ये एकदम बेसब्री से उस क्षण का इंतज़ार करने लगे कि कब हमें गुरुदेव से मिलने का मौका मिलेगा। मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हुई, ठीक है, करीब 4 बजे होंगे। गुरुदेव की धारणा थी कुछ 2-3 आदमी ही होंगे, पर जब उन्होंने हम 15 जनों को देखा तो मजाक में उन्होंने कहा, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही, इस मकान में जगह की भी कमी है। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचय कराया गया, बाद में वार्तालाप शुरू हुआ। देखो क्या होता है कि मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। अभी बच्चों मध्याह्न का मतलब क्या होता है, दोपहर, ठीक है, दोपहर के बाद गुरुदेव से क्या हुई, उनकी भेंट हुई, ठीक है। कितने बज रहे होंगे, करीब 4 बजे होंगे। गुरुदेव की धारणा थी कि कुछ 2-3 आदमी ही होंगे, मतलब जो गुरुदेव थे रविन्द्रनाथ ठाकुर जी, उन्हें लगा था कि बस 2-3 लोग ही होंगे, ज़्यादा लोग नहीं होंगे। लेकिन जब उन्होंने 15 जनों को देखा, क्योंकि ये लोग पूरा 15 जन थे, ठीक है, तो उन्होंने मजाक में क्या कहा कि अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रह गई, मतलब वो उन्होंने मजाक में कहा। जब उन्होंने 15 लोगों को देखा तब उन्होंने मजाक में कहा कि अब मेरी क्षमता, मतलब मेरी इतनी एबिलिटी नहीं है कि मैं दरबार लगाऊं, ठीक है, और इस मकान में जगह की भी कमी है। फिर उसके बाद हम सबको गुरुदेव से परिचय कराया गया। फिर यहाँ पे लेखक जी लिख रहे हैं कि अब उसके बाद हमें क्या किया गया, गुरुदेव जी से परिचय कराया गया। और फिर उसके बाद वार्तालाप मतलब क्या, बातचीत शुरू हुई, ठीक है, इतना क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, अब से 50 बरस पहले जब मैंने कहानियाँ लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में एक आध आदमी ही था। मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का ही वर्णन है। उसके पहले इस तरह की कोई चीज़ बांग्ला भाषा में नहीं थी। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज़ है जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है। देखो यहाँ पर जो गुरुदेव जी थे, ठीक है, जब चर्चा शुरू हुई तो चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, क्या कहा कि अब से 50 बरस पहले जब मैंने कहानियाँ लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में ज़्यादा आदमी नहीं थे, मतलब एक आध ही थे, ठीक है। मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का ही वर्णन है, मतलब मेरी जो प्रारंभिक कहानी थी, जब मैंने कहानी लिखना स्टार्ट किया था तब उसमें जो ग्रामीण जीवन होता है, गांव वाला जीवन, ठीक है, तो उन्हीं का वर्णन आपको मिलेगा। उसके पहले इस तरह की कोई चीज़ बांग्ला भाषा में नहीं थी। और फिर यहाँ पर बोल रहे हैं कि इससे पहले, मतलब मेरे पहले, जैसे मैं कहानियाँ लिखता हूँ ग्रामीण जीवन के बारे में, तो ऐसी कोई भी चीज़ बांग्ला भाषा में पहले नहीं थी। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते हैं। फिर यहाँ पर जो रविन्द्रनाथ जी हैं वो क्या कहते हैं कि मेरी कहानियों में, मतलब मैं जो भी कहानियाँ लिखता हूँ
उसमें ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति मतलब मन की दशा, ठीक है, तो उनके दर्शन होते हैं। फिर आगे वो क्या कहते हैं कि उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज़ें जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर कि वो जो कहानियाँ हैं उनमें ऐसी चीज़ें जो संसार के किसी भी आदमी को, मतलब चाहे वो किसी भी देश का हो, उसको भा सकती है। क्यों भा सकती है? क्योंकि मनुष्य का स्वभाव तो हर जगह एक सा ही है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है यहाँ पर कि गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके, तभी अपने आप मेरे मुंह से निकल पड़ा, गुरुदेव आपके मन में काबुली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया? यह लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं के सभी बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है। देखो फिर यहाँ पर जो लेखक हैं वो क्या लिख रहे हैं कि गुरुदेव कुछ समय के लिए क्या हुए थे? रुके, तभी अपने आप, मतलब ये लेखक जी लिख रहे हैं कि तभी अपने आप मेरे मुंह से निकल पड़ा, क्या पड़ा कि गुरुदेव आपके मन में काबुली वाला, एक काबुली वाला कहानी है, ठीक है, तो काबुली वाले इस कहानी का विचार आपके मन में कैसे आया? ठीक है, यह जो लोकप्रिय कहानी है देश के सभी भाषाओं के सभी बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है। फिर देखिए यहाँ पर क्या दिया है, गुरुदेव बोले वह कहानी कल्पना की सृष्टि है। एक काबुली वाला था, वह हमारे यहाँ आता था और हम सब उससे बहुत परिचित हो गए थे। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और जिसकी वह याद किया करता होगा। देखो यहाँ पर लेखक जी लिख रहे हैं कि गुरुदेव बोले, क्या बोले कि वह कहानी कल्पना की सृष्टि है। एक काबुली वाला था जो हमारे यहाँ आता था और हम सब उससे बहुत ही परिचित हो गए थे, ठीक है। मैंने सोचा कि उसकी भी एक छोटी लड़की होगी जिसकी वह याद किया करता होगा, ठीक है। इसी तरह वार्तालाप होता रहा, मतलब इसी तरह से बातचीत चलती रही। हम सब के लिए यह मानसिक खाद्य था, मतलब हम सब के लिए यह क्या था? वैचारिक चर्चा। आश्चर्य की बात यह कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। देखो फिर यहाँ पर लेखक जी लिख रहे हैं कि आश्चर्य की बात तो ये थी क्या कि देखो गुरुदेव से मिलने का समय कितना दिया था डॉक्टर ने? 15 मिनट ही बोला था, लेकिन कितने मिनट हो गए थे? 40 मिनट हो गए थे, ठीक है। अब गुरुदेव उठे, चल पड़े। अब उसके बाद गुरुदेव जी मतलब रविन्द्रनाथ ठाकुर जी उठे और चल पड़े। जाते जाते उन्होंने कहा, क्या कहा कि जब मैं ऐसे किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। देखो जाते जाते उन्होंने कहा कि जब मैं किसी वार्तालाप के लिए मतलब किसी भी बातचीत के लिए कम समय देता हूँ तब मेरी बात आप सचमुच में ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं मतलब मैं खुद लोगों से बातचीत करने में आनंद अनुभव करता हूँ, मतलब लोगों से बातचीत करना मुझे अच्छा लगता है। फिर यहाँ पर क्या दिया, देखिए हम सब ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली। देखो यहाँ पर लेखक जी लिख रहे हैं कि हम सब ने क्या किया? गुरुदेव जी को धन्यवाद किया और फिर उनसे विदा ली। मैं अतिथि गृह के मेरे कमरे मतलब मुझे जहाँ पे ठहराया गया था मैं वहाँ पर वापस आया, ओके। फिर गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप में मुझे एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी। मतलब गुरुदेव जी के साथ जो मेरी बातचीत हुई थी ना, वार्तालाप, उसकी वजह से मुझे एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी, मतलब अनुभव हो रहा था, ठीक है। पर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया था उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफ़ी समय तक रह चुके थे, तब तो मेरी खुशियों का ठिकाना न रहा। देखो फिर यहाँ पर लेखक जी क्या लिख रहे हैं कि जब मुझे ये पता चला क्या कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया था उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफ़ी समय रह चुके थे, तब मेरी खुशियों का ठिकाना न रहा। मतलब मैं बहुत ही खुश हुआ। ओहो, मुझे तो यह भी बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा था। फिर यहाँ पर लेखक जी लिखते हैं कि मुझे और भी चीज़ें बताई गई। क्या बताया गया कि गुरुदेव जी ने गीतांजलि का अधिकांश भाग, ठीक है, गीतांजलि इनकी एक रचना है, तो गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा गया था। मैं सचमुच भाव विभोर हो उठा। क्या यह सच है? मेरा अहोभाग्य
था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। फिर यहाँ पर लेखक जी लिखते हैं कि मैं भाव विभोर हो उठा। क्या यह सच है? फिर बोलते हैं कि क्या यह सच है? यह तो मेरा अहोभाग्य मतलब मेरा सौभाग्य ही था कि मुझे उस कमरे में ठहराया गया जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। मतलब गीतांजलि को क्या कौन सा पुरस्कार प्राप्त है? नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो यहाँ पे लेखक जी लिख रहे हैं कि मेरा अहोभाग्य था कि जिस कमरे के बारामदे में गीतांजलि का अधिकांश भाग रचा गया था उस कमरे में मुझे रहने का मौका मिला। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर हमने ये जो पार्ट है इसको कंप्लीट कर लिया। अब हम शब्द वाटिका देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर संस्मरण मतलब स्मरणीय घटना, उल्लसित मतलब आनंदित, दल मतलब समूह, सृष्टि मतलब संसार, अनुभूति मतलब स्वानुभव, बकुल मतलब मौलसिली। ठीक है, मानसिक खाद्य मतलब वैचारिक चर्चा, मध्याह्न मतलब दोपहर, वार्तालाप मतलब बातचीत, संसर्ग मतलब संगति, सघन मतलब घना, उपवन मतलब क्या? उद्यान। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।